शनिवार है आज और मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और द्वितीय सत्र शुरू करें। और सबसे युगार में भाई जुड़े सभी भाई को मेरे तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राखी भिजवा दूंगी सबको युगाहार में। और तो सब तैयार रहिए रक्षाबंधन के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं और रंजना दीदी को भी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। हमारी जितनी लाडली बहनें हैं सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। शरद भैया सबसे पहले गिफ्ट तो आपसे ही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपने लाडली कहा है और लाडली जो है हमारी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने लाडली योजना कर दी है और सबको 13,000 रुपये और मुझे नहीं मिलता है। चॉकलेट चॉकलेट दे दियो, चॉकलेट दे दी जी। आगे बढ़ाए आपकी योगशाला बहुत अच्छी रही। अब मैं आदरणीय संतोष सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। संतोष सर जी आने में टाइम लग रहा है। जब तक मैं आदरणीय मुन्नीलाल सर जी को बुलाता हूं तो रिजर्वेशन के विषय में अगर कुछ चर्चा है और कुछ तो उसके विषय में बताना। रिजर्वेशन के बारे में रजना जी ने मैसेज डाल दिया है। डॉक्टर रोशन लाल जी उसके प्रभारी हैं, हमें कोई पता नहीं। तो प्रभारी जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो ये दोनों डॉक्टर रोशन लाल जी और रजना जी दोनों आकर अपना बतावें कि क्या पोजीशन है रिजर्वेशन की। सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन भैया से ही पूछ लेते हैं। जी रोशन भैया, आप सादर मंत्री से रिजर्वेशन कब तक करना है? जी ओम, सभी को ओम। दोनों हंस रहे, ज्यादा हंस दोनों रहे हैं, देखो बता कुछ नहीं रहे, हंस रहे। क्या है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो हमारे जो तानाजी साहब थे, थोड़ा सा हमारा जो सेटिंग थी जिस तरह से हम चाह रहे थे, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम करना होता है तो उसमें हमारा वहाँ पे कोई होना चाहिए। तो ये ऐसी जगह थी जहाँ पर हमारा कहीं से कोई वो नहीं था। तो और जो जिस तरह की बातें हो रही थी, फिर एक 6 तारीख को वहाँ पे पूर्णिमा पर एक बड़ा कार्यक्रम होता है, तो लाखों लोग, मतलब वहाँ पे जिस तरह की बातें हुई, वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोग्राम था वो मतलब उसकी जो जिस तरह से हम करना चाह रहे थे वो नहीं होता। और दूसरा जो आर्थिक व्यय था वो भी बहुत वहाँ पर ज्यादा होने की संभावना थी, क्योंकि वो पूरी तरह से कमर्शियल जगह है कनेरी मठ, मतलब जिस तरह से उन्होंने बनाया है देखने के लिए मुझे लगता है बहुत सुंदर जगह है, हम देखने के लिए जरूर जा सकते थे। पर चूंकि ज्यादातर लोगों का मन सिर्फ हमारे अपने हिसाब से हम लोगों ने इस चीज को तैयार किया था कि एक जगह हम, जो वार्षिक उत्सव की बात थी कि हमको एक जगह मिलना है, एक तरह से वो मिलन समारोह के रूप में हम मनाते हैं वार्षिक उत्सव को, और अपने आचार, अपने जो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम। जो रिजर्वेशन हो गया उनका क्या होगा सर? हमने कैंसिल कराया भैया कल ही, कुछ कटे नहीं तो हमने तो कल ही करवाया रिजर्वेशन। कल हमने कराया, दादू ने कराया, मीना साहब ने कराया, कल 5 लोगों ने दादू का साथ में कराया आपने? दादू का साथ में? हाँ दादू का कराया। अब कैंसिल कराना पड़ेगा भाई, दादू का कराया तो कैंसिल होगा। तो क्या कैंसिल हो गया क्या कार्यक्रम? कार्यक्रम हो गया क्या? तो इसके विषय में बताना चाहिए ना, सभी रिजर्वेशन करा रहे मुन्नीलाल जी, कल हमने करा लिया भाई। कार्यक्रम अभी के लिए तो स्थगित है, आगे कार्यक्रम का भी सिर्फ नियोजन होगा। अभी तो
अरे पर स्टॉप लगा रिजर्वेशन दिया। हो गई बहन जी। तो ये आपने बताया नहीं कि कैंसिल हो गया, कोई डाला ही नहीं, कुछ नहीं करा। मैसेज डाला था ना सबके कल ग्रुप में। क्या डाला था हमने क्या? और मैंने खूब पूछा मैं कि क्या कार्यक्रम 5 6 7 का इसके, हाँ है ये कल रिजर्वेशन ही करवा हुआ लो। था, ये कल ही हुआ और अशोक भैया, ये कल ही हुआ था, कल ही हुआ ये नियोजन। तो आपको क्योंकि तुरंत ड्यूअल नहीं, जो भी था एक एक को फोन करके बताना था ना मैडम, वो सबके रिजर्वेशन हो गए भाई। ये कल ऐसी बात रात को ही है करवाया हमने, कि रात को इसको ही पहले करवाया से रिजर्वेशन बताया रात नहीं, को। और रिजर्वेशन की इतनी मारामारी थी उसमें कि जगह ही नहीं मिल रही थी, तो लोगों ने तो फटाफट जहां मिला वो रिजर्वेशन करवा लिया। तो ये जो चीजें हैं मतलब थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए कि आपका रिजर्वेशन में 2 महीना पहले का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, और ये स्थिति जब 4 दिन से 5 दिन से बात चल रही और वो कोई फाइनल नहीं हो रही है, ऐसे थोड़ी उसी दिन फाइनल होगा, उसी दिन सब तत्काल कर लेंगे। तो हुआ ये क्या ये? आपने भाई आपने हुआ सबने क्या है इसके? अब उसके बारे में हुआ सोचो। क्या आखिर? मेरी बात बताता हूँ, अब आप लोग म्यूट कर लो और थोड़ा सा निवेदन सुन लो। क्या हाँ है, सुना। आप सुन, ये जो कनेरी मठ की जो चर्चा ताना सिंह जी ने कहा था यहाँ आकर के, जो ताना जी ने बोला चले आओ सारी चीजें हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, ये हो सारी चीजें अपन ने को कहा, वो सबको पता है। लेकिन जब वहाँ हकीकत में कहा कि अब अपन को देखना चाहिए, वहां से जानकारी करना चाहिए, दूसरे दिन जो है उन्होंने जब लास्ट में जब अपना फाइनल हो गया, तारीख फाइनल हो गई, अपना रिजर्वेशन शुरू होने लगे, तो वो कह रहा है कि यहाँ हर व्यक्ति को 500 550 रुपया भोजन का लगेगा। चलो ये भी बात मान लो, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे, एक दिन का 550 रुपया माने 16 17 2000 रुपया हो गए। फिर उन्होंने कहा एक रूम का और हॉल का, फिर ये भी अपन ने मान लिया। लेकिन तीसरी बात ये हुई कि वहां पे तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारी कोई केयर नहीं होगी, तुम अपने मन के अनुसार वहां नहीं रह पाओगे। वहां पे एक मेला लग रहा है 6 तारीख को, बहुत बड़ा विशाल, तो वहां वही मेला ठेला जैसा चलता है ना, इस प्रकार से जो है जब ये देखा गया, जब आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राव जी ने वहां बात की केबी के प्रमुख से, तो वहां पर हकीकत का सामने आया कि यहाँ सब थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ मेला वगैरह लगता है हमारा, बहुत भीड़ रहती है, तो भीड़ भाड़ में वहां ऐसी जो आप कार्यक्रम करेंगे वो असंभव है। तो फिर जो है रंजना जी ने मैसेज डाला ग्रुप में कि अभी इसको स्थगित करते हैं, आगे सदन में हम चर्चा करेंगे और जिनके रिजर्वेशन हो गए हैं वो कैंसिल करा लें, ताकि जो है हमें तो स्वच्छंद रूप से कोई योगाहार कार्यक्रम जो हम करते हैं, जैसे हमारे 2 योगाहार उत्सव होते आए हैं, हमें वैसे ही करना है। हमें अपने मन के माफिक, हमें अपने खुले दिल से, हमें अपने स्वच्छंद रूप से हमें अपना कार्यक्रम करना है, ना कि हमें कहीं इधर उधर भटकना और ये सब करना। ये हम 2,500 किलोमीटर से आएंगे, वहां जाएंगे और जो है वहां भी हम इसी प्रकार से कुछ अपने मन के कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है जी निर्णय लिया गया। कल तक जो बात चल रही थी आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी की, जिस वजह से जो है आज इस विषय पे जो है बात के लिए सबको सूचना करना थी कि एकदम फाइनल क्या हो सकता है, तो लास्ट में यही निर्णय हुआ है कि जो है अब वहां अपन अभी नहीं कर सकते हैं कार्यक्रम, और इसमें कोई अच्छी जगह देखेंगे जहां अपन विस्तार के साथ अपना योगाहार कार्यक्रम बड़े उत्सव के साथ होगा और बड़ा भव्य और दिव्य करेंगे, ऐसा जो है विचार किया गया था। जी आदरणीय हेलाल जी। जी आदरणीय जी, जो निर्णय लिया गया बहुत उचित है, उत्तम है और सर्वोत्तम है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस योगाहारी क्लास में बहुत ही बुद्धिमान विद्वान लोग जुड़े हैं और बहुत दूरदर्शी लोग जुड़े हैं। खासतौर से जैसे पवन सर हुए, मुन्नीलाल जी हुए, रजनी बहन जी हैं, रमेश मेहरा सर, सभी लोग जो है, क्योंकि पूर्व के जो 2 कार्यक्रम का अनुभव है, चाहे हमारा टार्जिया कार्यक्रम हो, चाहे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का हो, दोनों ऐसे कार्यक्रम हैं कि जब भी चर्चा होती है, स्मरण में आती जी, तो हम उमंग तरंग से भरपूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्मृति हमारे अंदर हमेशा रहे, ऐसा ही आयोजन होना चाहिए था। और ये बात सच थी कि तानाजी ने प्रयास किया था, और उनके अंदर जब उन्होंने बात की, कहा शुरुआत में, तो लगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएंगी। लेकिन जब हमारे पवन कुमार साहब उसकी गहराई में गए व्यवस्थाओं की दृष्टि से, कि एक कार्यक्रम में एक दिखता है लेकिन व्यवस्था बहुत होती हैं,
उसमें डिपार्टमेंट बहुत होते हैं, मैनेजमेंट विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो सब वहाँ पर हो पाना मुश्किल थे। और संभव था कि जो यादगार जो रहती स्मृतियाँ रहती वो उतनी अच्छी ना रहती। तो जो निर्णय लिया गया है बहुत बढ़िया रहा है। माना कि ये कनेरी मठ बहुत है, बड़ा है, प्रसिद्ध है और तीर्थ क्षेत्र है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमको जैसी व्यवस्था चाहिए होती है, होना चाहिए, वो वहाँ हो पाना संभव नहीं हो पा रही थी। इसलिए जो अपन ने कैंसिल किया है वो ठीक किया है। और जब पूरी व्यवस्था उपयुक्त जैसी ठारसी जैसी हो पाए, पूरी टीम हमारी वहाँ पर हो, दोनों जगह जैसी, तभी ऐसे कार्यक्रम रखें। भली देर से हो या भले ही ना हो, वो अच्छा है, लेकिन जहाँ भी हो पहले जैसे कार्यक्रम जैसा ही हो। तो पूरे संचालक मंडल को, पूरी व्यवस्था देखने वालों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ओम प्रणाम। जी जैसा कि आदरणीय हीरालाल जी ने कहा है, हमारा निश्चित हमारे रिजर्वेशन हो गए हैं और हम कष्ट इस बात का है कि रिजर्वेशन हुए, हम उसको जो है कैंसिल करेंगे, उसमें भी नुकसान है। लेकिन इससे ये नुकसान तो ठीक है, इससे भी ज्यादा जो है हमें पीड़ा होती जब हम जो है वहां पहुंचते और वहां बहुत कष्ट होता। इस बात का बिल्कुल क्लियर था, इसलिए इस बात को जो है लगातार ध्यान दिया गया है कि हमारे जो भाई बहन हैं युवा हर कार्यक्रम के, उनको कष्ट ना हो, उस कष्ट को देखते हुए, आप लोगों के ही कष्ट को देखते हुए ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। और ये आदरणीय हमारे सभी सदन के आदरणीय शरद भैया और हम सब लोग जो है मिलकर के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इसको नाराजगी में ना लें और इसको अच्छी तरह से लें, क्योंकि जो नहीं भी नहीं कार्यक्रम। नहीं, एक मिनट, बोलो। नहीं है नाराजगी, मन से कुछ नहीं होता है, अब तो ये हो चुका है। और फिर करने भी थे, मगर कल की जो बात हो गई रोशनलाल भैया की, तो उससे ही ये पता चला ना। तो वैसे तो उन्होंने बताया नहीं था ना तानाजी सर ने कि हमें वहां पर कुछ कार्यक्रम है और वहां पर 5-6 तारीख तो उन्होंने ही बताई थी। और कल परसों मैंने बात की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि 5-6 तारीख फिक्स है। मगर मेला होता है, भीड़ होती है, उसमें आपका 3 दिन का प्रशिक्षण हम कैसे, और फिर वो मेला है तो फिर लोग तो रहते ही है, एक दिन इतने दूर से आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। ये सारी व्यवस्था होने के कारण, और जैसे कि पवन सर कहते हैं कि हमें सारा जो कुछ करना है पहले वो देखना जगह, फिर वहां पर रहना, सारी क्रियाओं के बारे में पूर्णता बताते हैं। जैसे कि हमारा जो इटारसी वाला भी कार्यक्रम हुआ था, पूर्ण नियोजन किया था पहले कि हमें कौन सा कहाँ पर करना है क्या। तो ये सारी हमारे पहले नियोजन व्यवस्था, जैसे हीरालाल भैया ने भी कहा है, तो ये देखना जरूरी भी है। तो इसी तरह अगर जिनका रिजर्वेशन हो चुका है, वो ऐसा लगे कि मेरे वो भाई जो रक्षाबंधन का है ना, तो वो मुझे मिल चुका है। तो इसलिए अशोक भैया आप और शरद भैया आप दुखी ना हो जाए, और जो आपकी रकम है वो मुझे मिल गई, ऐसे समझिए, कोई बात नहीं जी। पवन सर जी को आमंत्रित करता हूं मैं, आदरणीय पवन कुमार जी। है क्या पवन सर? दिख रहे हैं? जी है। हाँ हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सभी को, सदन को नमस्कार। और बहुत प्रयासों के बाद हमने ये तीसरा वार्षिक उत्सव की सीधी करो अशोक भैया, सीधी करो, सीधी करो। जगह भी निश्चित की थी, तिथि भी निश्चित की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक स्थान की अपनी एक व्यवस्था है। और जैसा मैंने कल भी कहा था और पहले भी मैंने प्रयास किया था बताने का कि हमें जहाँ पर भी हम जाएं और अगर वो अनजान जगह है तो उसके बारे में पूर्व में जितनी जानकारी होगी और जितनी ज़्यादा उसमें स्पष्टता और ट्रांसपेरेंसी होगी, तो उतना हम उसके जगह के प्रति सचेत रहेंगे। तो ऐसा जब करते हुए, प्रोब करते हुए, ये मैं तो इसको जगह को मैंने ऑनलाइन भी देखा है, जो गूगल मैप्स में पहले मैंने देखा, फिर मैंने उसकी फोटो देखी, फिर सबकी बात सुनी, उनकी भी बात सुनी, ताना जी की भी बात सुनी। तो जरा सी लगा कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे लिए अनुकूल इस समय पर भी उचित नहीं थी, और जो कल रोशन लाल जी ने भी बताया तो उचित नहीं लग रही हैं। और उसमें हमारा अपना जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति
नहीं हो पा रही है। हालांकि मैं कह रहा था कि चलो ट्रेनिंग के लिए हम चले जाएंगे, जो भी हम ट्रेनिंग है उसको कर लेंगे, लेकिन उसी 24 घंटे में हमें 26 घंटे निकालने हैं, मतलब 2 घंटे अपने लिए भी निकालने का प्रयास करना है। और इसलिए ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम की बात थी कि हम क्या पहले दिन क्या हो रहा होगा, दूसरे दिन क्या करेंगे, तीसरे दिन क्या करेंगे। तो जब सभी चीजें सामने निकल के आई हैं तो ऐसा लगता है कि अभी जो निर्णय है सुविधा के अनुसार में सीखने के दृष्टिकोण से शायद ये उचित निर्णय लग रहा है। और जो अभी केवल एक चीज जो लगती है वो है कि थोड़ा सा आर्थिक नुकसान हुआ है। रिजर्वेशन कर लिया है जिसने किया होगा, शायद रिजर्वेशन का जो कैंसलेशन का चार्ज है वो तो देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी रंजना जी ने ये भी मैसेज डाला है कि अगर किसी को लगता है कि नहीं अभी जाना वहाँ पर जरूरी है, और तो ये तो स्वतंत्रता पूर्वक जा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। खास करके अगर आप नजदीक हैं तो वहां पर जाके भी देख सकते हैं, एक अनुभव वो भी हो जाएगा कि अगर उस बीच में जाना चाहें जब बहुत बड़ा मेला लग रहा है, हो सकता है वहां पर भी कुछ चीजें हो। लेकिन एक बड़ी बड़े जो हमारी 100 लोगों की अगर एक टीम होती है तो 100 लोगों को एक साथ समेटे रखना और उनके सबको साथ लेके चलना, उस स्थिति में जब वहां पर लाख लोग आ रहे हो तो जरा सी हो सकता है कि जरा सी परेशानी हो सकती है सबको। खाने की रहने की व्यवस्था शायद उतनी अच्छी नहीं हो पाए, या जो भी स्थिति रहे वो भी जरा सी देखने की बात है। हमें तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ शांति से लोग रह सकें, शांतिपूर्वक बातचीत कर सकें, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं रहे, और सब एक दूसरे के विचारों को सुन सकें, बातचीत कर सकें, आपस में संवाद कर सकें, और जो सीखने लायक है, जो सीखने योग्य है, जो सिखाया जा रहा है उसको भी शांतिपूर्वक सीख लें। बहुत ज्यादा भीड़ में शायद ये सीखने का प्रक्रिया नहीं हो पाती है, परेशानी होती है, वो भीड़ ही रहती है। और भीड़ भी जो है, आप मैं आप सबको एनकरेज ये भी करूंगा कि ऑनलाइन जाके कनेरी मठ को आप डालें, उसकी फोटो को देखें कि उनका संग्रहालय कैसा है। वो संग्रहालय में जाने में करीब 100-150 रुपए की फीस कल बता रहे थे, तो आप ऑनलाइन भी उसकी को देख लें, और सब गूगल में आज की तारीख में उपलब्ध है, तो उसको देख लें और उसको समझ लें कि वहाँ पर क्या दिख रहा है। जो मुझे दिखा वो वहाँ के क्षेत्र की, हमारे भारत की जो पुरातन व्यवस्था थी, जिस तरह से लोग रहते थे, उनका क्रियाकलाप रखते थे, उसकी स्टैच्यूज उन्होंने बना रखी हैं कई सारी, तो उसी को म्यूजियम का नाम दिया हुआ है। तो ये सब म्यूजियम इस तरह से बना हुआ है, तो हम ऑनलाइन अभी देख सकते हैं, हमें जानकारी मिल जाती है। गूगल में हम उसके बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। वहाँ मंदिर में जो मूर्ति बनी है, नंदी की मूर्ति मैंने देखी, विशालकाय नंदी की मूर्ति है, और ने भी वहाँ का मंदिर का जो है वो बहुत सुंदर है, कोई शक की बात नहीं है। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो आक्रांताओं के नहीं होने की वजह से, नहीं पहुंच पाने की वजह से काफी हद तक के बच गए थे, तो उसमें कुछ चीजें वहां पर भी ऐसा लगता है दिखती हैं। और तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद हम अगला जो हम प्रयास जहाँ के लिए भी करेंगे, सबसे पहले हमने अपने कार्यक्रम की गुणवत्ता और पिछले 2 कार्यक्रम में के जो अनुभव है उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी गहराई से हर एक जगह की छानबीन करनी है, और हर चीज को क्रॉस चेक डबल चेक करने की जरूरत है। तो ऐसी जब भी आगे भविष्य में सब लोग ये प्रयास करें कि जो भी जगह ऐसी दिखे कहीं नहीं जहाँ ऐसे पर हमारे एक दिन में पानी वानी पी लेते ना इधर उधर, ठंडा पानी नहीं पीना बढ़िया। जरा बंद कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए, इनको म्यूट कर दीजिए। तो ऐसा म्यूट अनम्यूट हो रहे हैं, आदरणीय सोलंकी जी म्यूट रहे हैं प्लीज। जी सर। तो ऐसा करते हुए मेरा अनुरोध है सबसे कि इसको भी एक अनुभव के रूप में लें, और आगे की हमारी यहाँ की भी व्यवस्था बनती है उसको हम तो वो सब चीजें जरूरी है सीखने के लिए। माहौल बहुत जरूरी है, और उचित माहौल होगा तभी हम तो आज की हमारी चर्चा को हम रखते हैं। अन्य अगर इस विषय पर भी या अन्य कोई विषय है उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर, आपने जो उसकी स्पष्टता की है कि जैसे हमारे 2 कार्यक्रम ऐतिहासिक रहे हैं वैसा संभव नहीं था, और वहाँ देखा जो जाना उसके बारे में फिर जो है ये विचार किया गया है।
निश्चित में डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड रेस है, वो भी अपनी बात रखें। उनका स्वागत। धन्यवाद मुरलीलाल जी। पवन सर ने बात विस्तार से कही है। मैं एक छोटी सी सिर्फ मुझे बात जोड़नी थी कि उस दिन जो तानाजी ने बोला था कि अगर पवन सर हमारे स्वामी जी को बोलते हैं तो पूरी की पूरी व्यवस्था अलग से बन सकती है। और उसके बारे में मैं सिर्फ पवन सर को रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो अगर बात कर सकते हैं स्वामी जी की, तो जो आज की व्यवस्था जो स्थगित है, तो जो उसका निर्णय जो भी है अपने को रिजेक्ट करने का या आगे बढ़ाने का, वो स्वामी जी के चर्चा के बाद किया जाए। और तब तक हमारे जो जिन लोगों ने रिजर्वेशन किए हैं आज के दिन कैंसिल करने के बजाय वो कल किए जाए। बस यही मेरा सुझाव था। धन्यवाद जी पवन सर। दादू का हैंड रेज है, दादू क्या कह रहे हैं? कोशिश करते दादू बात करेंगे। पवन सर। जी मैंने बात सुन ली है। मैं देखता हूँ आज क्या अगर कुछ हो सकता है तो उसको देख। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का जो सुझाव है, मैं चाहूंगा, क्योंकि वहाँ मेला लगना है 6 तारीख को, इसलिए हमारा मानना है कि वहाँ स्वच्छंद रूप से अपन नहीं कर पाएंगे अपना जैसा कार्यक्रम अपन करते हैं, और जितने दूर से और तैयारी से अपन सोचते हैं कि साल भर में हम कैसे करेंगे, वहाँ हमें संभव नहीं लगता है। जी आदरणीय रमेश जी, दादू का ले लेते हैं शरद भैया, फिर आपका कर लेते तो 4, 5, 6 दादू का फुल योग के समय से चालू। दादू बोलो। जी ओम। हैंड रेस तो मैंने बहुत पहले किया था, वो अलग मुद्दे के लिए किया था। अब चूंकि ये ऐसा बीच में जुड़ गया है तो अब हम भी उसमें सहमत है और अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा लेंगे। जी ओम, कोई बड़ी बात नहीं। जी ओम। जी जी आदरणीय शरद भैया। मैंने कहा कि वो दुबे सर अगर बोल रहे हैं तो अपन अगर 4, 5, 6 में अगर वहां पे भीड़ आएगी तो अपन 3, 4, 5 कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो तो उसमें रिजर्वेशन तो अपन को कैंसिल ही कराना पड़ेगा ना। जी 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 जी। हाँ, इससे हमें ऐसा लगता है कि बिना जी, या फिर मैं रोशनलाल जी पहले अपना विचार रखते हैं। जी आदरणीय सभी आदरणीय सदस्यों को। मेला कितने दिन का रहता सर? वो सर मेला एक्चुअली में पूर्णिमा के पूर्णिमा होता है उनका। वो स्वामी जी वहाँ पे मतलब तो वो एक दिन पहले से ही, वो एक दिन पहले एक दिन बाद मतलब वो जो पब्लिक है वो रहती है। दूसरा ये था कि अभी भी भैया हमारा वहाँ कोई वो नहीं है। मतलब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस तरह से हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, हम पता चला कि हम वहाँ गए और हमारा मतलब जो एक आदमी होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट हमारा होना चाहिए कि जो हमारी बातें वहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट कर सके कि भाई हम योग कहाँ करेंगे, हम बैठेंगे कहाँ, हम किस तरह से मिलेंगे। हमको 10 लोगों को मतलब हम पूरा हमारा ग्रुप इकट्ठा हो गया तो हमको मीटिंग करनी है, तो हम एक साथ कहाँ बैठे, हम फिर ये योग करने जा रहे हैं तो योग कहाँ करें। और तो मुन्नीलाल सर जाने वाले थे ना? हम जब जानते कि ये ऐसा करेंगे, जब डॉक्टर साहब की हरी झंडी मिल जाती तब जाते ना। अब डॉक्टर साहब ने लाल झंडी दिखाई है तो कैसे बढ़ेगी आगे की ट्रेन? ऐसी भी बात नहीं थी। वो सभी लोगों से इसमें मशविरा भी किया गया, जो भी उसमें बात थी। पवन सर से भी बात हुई, मुन्नीलाल भाई साहब से भी बात हुई, रंजना बहन जी ने भी बात की, और भी उसमें थोड़ा विचार किया गया कि क्या हम जाएंगे तो ऐसा तो नहीं हम वहां से जो अच्छी स्मृतियों की बजाय हम बुरी स्मृति लेके आए, क्योंकि कटु स्मृति वो अच्छी चीजें जल्दी भूल जाता है, और एक बार कटु स्मृति रही ना तो वो पूरे जीवन भर याद रहती है। अरे उनने वहाँ कार्यक्रम कराया था तो ये अनुभव। तो क्षमा चाहेंगे सभी से, पर निश्चित रूप से आगे कहीं अच्छी जगह सभी लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा सा जहाँ हमारा अप्रोच हो ऐसी जगह कम से कम हो कि एक सदस्य हमारा जरूर हो। अब तो छिंदवाड़ा में ही रख लो, अब तो केवी के छिंदवाड़ा में किया जाएगा। जी ओम।
अब ये चर्चा अपन स्थगित करें, संतोष सर ज्वाइन हो गए संतोष हैं, सर जी जी तो जी उस संतोष सर उसको को आगे मैंने बढ़ाएं। कॉल किया था और अभी संतोष चौहान जी आदरणीय संतोष सर जी आइए। नमस्कार। एक्चुअली हम लोग जो भी अभी तक चर्चा कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी अलग अलग तरह के जो प्राकृतिक खाद के बारे में हम लोगों ने सीखा है या हम लोग आज जो भी बना रहे, तो इन सभी प्राकृतिक खादों के बारे में अभी तक हम कितने लोग जुड़े हैं, जैसा अलग अलग राज्यों से जितने भी किसान भाई जुड़े हैं, उनका एक लिस्ट अगर आने वाले शनिवार तक अगर मिल जाए, तो जैसा महाराष्ट्र शासन में भी यह जो चीजें हम लोग महाराष्ट्र में कर रहे, हम लोग अभी महाराष्ट्र के कितने किसान जुड़े हैं उसका एक लिस्ट हम देना चाहते हैं। तो दादू, ये अपने कितने राज्यों से लोग और कौन कौन से लोग जुड़े हैं और कौन कौन से लोग कम से कम नवधान आटे का स्लरी बनाते हैं और कितने लोग ट्राइकोडर्मा बनाते हैं, इसका लिस्ट दादू अगले सप्ताह तक मिल पाएगा दादू? आएगा। अभी प्रयास करिए यहाँ जो लोग। हेलो, मिल जाएगा सर कल। हाँ, यानी हम लोग अगर वो एक लिस्ट बनाते हैं, तो जैसा यहाँ पे महाराष्ट्र शासन में भी वह लिस्ट हम लोग दे पाएंगे। और एक्चुअल आज मैं कुछ दूसरे कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाया। अगले शनिवार से हम लोग जैसा कुछ नई जो चीजें हैं, जैसा अलग अलग तरीके से जो पेप्टोन जैसी जो चीजें होती है, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा था कि हम लोग हमारे घर में जो सोयाबीन होता है उसके माध्यम से हम लोग पेप्टोन जैसी चीजें बनाते हैं। तो उन विषयों पे हम लोग अगले शनिवार से चर्चा करेंगे। और विशेषतः हम लोगों ने पिछला 2 सप्ताह से महाराष्ट्र में इन्हीं विषयों पर चर्चा शुरू की है। और जैसा सॉइल हेल्थ इम्प्रूव करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे सारे मॉलिक्यूल्स अपने घर के अलग अलग अनाज एवं दालों के माध्यम से कैसे हम लोग बनाएंगे। और मुख्यतः उसमें गोमाता के माध्यम से मिलने वाले जो दही है, उसके बाद में वर्मी वॉश है, एवं ट्राइकोडर्मा जैसे सूक्ष्मजीव है, इनके माध्यम से ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती है, उस विषय पे अगले शनिवार से हम लोग चर्चा करेंगे। और विशेषतः ये सारे जितने भी आटे हैं या अनाज है, इनके माध्यम से बहुत अच्छे अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव हमें उस माध्यम से मिल पाते हैं। तो एक्चुअली अगले शनिवार से ही हम लोग इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। और जैसा हम लोगों ने आज तक नवधान आटे का स्लरी, जैसा गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा एवं अलग अलग तरह की दालों का उपयोग करके, लेकिन सब चीजें एक साथ में मिक्स करके हम लोगों ने नवधान आटे का स्लरी का उपयोग किया है, उसके बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन हर अनाज कन्हैया लाल का, जी अपना माइक बंद कर लें, कन्हैया लाल जी। हर तरह का अनाज कौन से सूक्ष्म जीवों को
डेवलप करने में मदद करता है, उस विषयों में हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे। एवं जैसा हम लोग अभी जितने भी किसान भाई महाराष्ट्र के जुड़ते हैं हमारे रविवार की मीटिंग में, तो हम उन्हें एक ही चीज कहते हैं कि आप हर कोई कम से कम, जैसा हम यहाँ पे 1 गुंठा 2 गुंठा जो जगह कहते हैं, जैसा 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट, तो इस एरिया में अपने खुद के घर के लिए 100% प्राकृतिक सब्जी बनावे और उन सभी सब्जियों में इन जो प्रोडक्ट्स के ट्रायल्स है वे होना चाहिए। तो पिछले सप्ताह से इन सभी विषयों पर महाराष्ट्र में हम लोग चर्चा कर रहे, और कौन से अनाज के आटे के माध्यम से अच्छा रिजल्ट मिलता है। होपफुली आने वाले 6 महीने में उसके माध्यम से कुछ न कुछ रिसर्च किसानों के माध्यम से ही सामने आएगा। और जैसा अलग अलग तरह के जो आटे हैं, जैसा मान लो कि गेहूं के आटे के माध्यम से हम लोग कौन से पौधे का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो विशेषतः जैसे हम लोगों के खाने में डेली जैसा टोमेटो होता है, प्याज होता है, लहसुन होता है, तो इन सभी फसलों में इन आटों के माध्यम से अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव एवं जैसा मैंने जो पेप्टोन जो चीज कही है, तो अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट्स भी हम लोग बना सकते हैं। तो इन सभी विषयों के प्रयोग हम अलग राज्य में भी करेंगे, और उसी वजह से अलग अलग राज्य में जितने भी किसान भाई अपने शनिवार को जुड़ते हैं, तो उनकी फसलें कौन सी है, और मुख्यतः उन सभी किसान भाइयों ने भी इन वेजिटेबल्स का, अगर मान लो जैसा यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम लोग 5 टमाटर के, 5 बैगन के, 5 जैसा पैच के ऐसे पौधे जो रूटीनली हम लोग डेली हमारे खाने में आते हैं, तो उन सभी पर इस तरह की यह ट्रायल्स करना है। और उसी लिए जितने भी किसान भाई यहाँ शनिवार के दिन जुड़ते हैं, उन किसान भाइयों के माध्यम से अलग अलग राज्य में उसके कैसे परिणाम मिलते हैं, उस बारे में भी आने वाले 6 महीना या 1 साल में उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। और इन सभी प्रयोगों के पीछे का एक ही जैसा एक ही प्रयास है कि मिट्टी सुधार कार्यक्रम में ये अलग अलग तरह के आटे जो है, यह कौन सा आटा महत्वपूर्ण जैसा ठहरता है, उसमें हम लोग 6 महीने के रिसर्च के बाद में हम लोग जान पाएंगे। या हमें सिंगल आटे के जगह पे अगर मिक्स आटे के भी ट्रायल्स करने के बाद में यह चीज पता चल पाएगी कि कौन से आटा कौन से पौधे के लिए विशेष रूप से कार्य करता है। और यह सब प्रयास करने के पीछे एक रीजन भी है कि आज भी इतने सालों के बाद में खेतों में एनपीके को ही बड़े पैमाने पे महत्व दिया जाता है। और इस एनपीके को मान लो हम 20% से 25% भी कम कर पाए, मैं जैसा अक्रॉस इंडिया की बात कर रहा हूँ कि पूरे इंडिया में अगर हम 20 से 25% भी एनपीके का यूज कम कर पाए इस आटे के माध्यम से, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ महाराष्ट्र में और विशेषतः जो वाशिम जिला में
दीपक जी और इन लोगों के माध्यम से जो काम किया है, तो एक चीज सामने आई है कि हम लोग 50 से 75% केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग कम कर सकते हैं, और इन आटों के माध्यम से ही, या ट्राइकोडर्मा जैसे या लैक्टोबैसिलस जैसे सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हम लोगों ने यह फर्टिलाइजर की मात्राएं और विशेषतः केमिकल पेस्टिसाइड की मात्रा भी कम करने में हम सफल हुए हैं। तो वही चीज अलग अलग राज्यों में किस तरह से हम उसमें हमें सफलता मिलती है, वह हम देखना चाहते हैं। और विशेष रूप से जैसा जो चावल की खेती यानी जो धान की खेती है, मुख्यतः अलग अलग राज्यों में, उसमें हम कितना केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग कम कर पाएंगे एवं पेस्टिसाइड कितना कम कर पाएंगे, यह चीज भी, क्योंकि धान यह जो फसल है यह मुख्यतः हर राज्य में कहीं ना कहीं छोटे बड़े पैमाने पे ली जाती है, और इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में डेटा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं यही चीज आज यहाँ पर रखना चाहता था। तो आप सभी जितने भी किसान भाई जो खुद अपनी अपनी खेती अलग अलग राज्यों में करते हैं, उन सभी किसान भाइयों से मैं यही एक निवेदन करूंगा कि जो भी नवधान आटा की स्लरी बनाते हैं एवं ट्राइकोडर्मा खुद बनाते हैं या कम से कम उसे मल्टीप्लाई करते, उन सभी किसान भाइयों का एक लिस्ट अगले सप्ताह तक अगर मिल जाता है तो हम लोग कुछ ना कुछ उस पे विचार करके आगे की जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करना चाहते हैं वह हम लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। एवं जो किसान भाइयों की अपनी अपनी खुद की जो मुख्य फसलें हैं उनके नाम, और जो ट्रायल में कह रहा हूँ वो सभी ट्रायल हम लोग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर पवन सर जुड़े हैं तो पवन सर के भी विचार यहाँ पे लेना चाहूंगा, या अन्य जितने भी महानुभाव यहाँ पे उपस्थित है, कि हम लोग यह जो रिसर्च करना चाहते हैं किसान भाइयों के माध्यम से, उसमें और क्या चीजें जोड़ी जावे ताकि अच्छा परिणाम अगले 6 महीना या 1 साल के अंदर हमें मिल पावे। जी ओम। जी 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 संतोष जी, बहुत सुंदर आपका वक्तव्य, बहुत सुंदर आपकी प्लानिंग है। इस चीज को वैज्ञानिक भाषा में पार्टिसिपेटरी रिसर्च कहते हैं, यानी कि सहभागी रूप से रिसर्च है, जहाँ पर हम किसान को एक सहभागी की तरह मान रहे हैं, उसको एक पार्टनर की तरह मान रहे हैं, उसके द्वारा अनुभव को साथ लेते हुए उसका निष्कर्ष के साथ पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, अनुभव के साथ, कि अनुभव हमने क्या किया, उस चीज को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत करने का। ये जो सारा ताना बाना है इसको निश्चित रूप से करना चाहिए। इसमें हमारे जो किसान भाई हैं, साथी हैं, उनकी सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेत उनके हैं। ये खेत कोई रिसर्च ट्रायल नहीं है, ये कहीं किसी यूनिवर्सिटी की जगह नहीं है, वो खेत किसानों के ही खेत हैं। और वहाँ पर जो भी चीजें होंगी, जो भी उनके अनुभव होंगे, वो अन्य किसानों के लिए, अन्य हजारों लाखों किसानों के लिए सार्थक होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, उनको समझाने के लिए आसान रहेंगे। और उसके आधार पर जो रिसर्च पेपर बनते हैं, वो भी रिसर्च पेपर्स में भी जो भी हमारे किसान हैं उनकी भी सहभागिता को भी सुनिश्चित कर लिया जाए ऑथर के रूप में, और भी इस तरह से। तो एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से मुझे लगता है कि सारी प्रक्रिया को हम करें, और इसमें आप लीड लें, हम सब आपके साथ हैं। मैं भी सैद्धांतिक रूप से जितना भी हो जाता है उसमें करने में, इस कार्य को करने में, ये बड़ा बड़ा रुचिकर एरिया रहा था। इसको कहते थे पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट।
तकनीक का भी जो विकास है वो किसान के साथ मिलकर के किया जाए, उसमें कई सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। और हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसमें तो किसानों ने ही सारे चीज़ों को लिया है, ऋषि मुनियों के सहयोग से, उनके उनके उसमें। तो आज के जो ऋषि मुनि हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, जो इस तरह की धारणा रखते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, निश्चित रूप से इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और इसमें ये देखना चाहिए कि इसमें कितने आयाम से हम इसको अलग-अलग जगह पर इसको किया जा सकता है और उसके क्या अनुभव आते हैं, अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों में क्या अनुभव आते हैं। उन अनुभवों के आधार पर ये जो हमारे कार्य हैं, जो भी हमारी तकनीक है, उसके कैसे रिजल्ट निकलते हैं और इन रिजल्टों को एक अपनी भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में लिख के बाकी वैज्ञानिकों तक भी ये बात पहुंचाई जा सकती है। और उसका एक बड़ा अच्छा एक उस चीज की जरूरत भी है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। किसान के साथ मिलके, सहभागी बना करके, साथ मिल करके, दोनों वैज्ञानिक की तरह मिल करके काम करें। यही मेरी भी सोच है, मेरा भी विश्वास यही है कि ऐसे चीज़ों का हम समाधान कर पाएँगे और इस चीज़ के को हम किसान भी आसानी से आत्मसात कर पाएँगे। जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इस चीज़ को, प्रयास को जारी रखिए। हम लोग सब आपके साथ हैं। डॉक्टर चौहान जी। एक्चुअली इसमें से सर कुछ ना कुछ अच्छा डेटा अगले 6-8 महीना या 1 साल में हम निकाल पाएँगे और यह जो एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसको कहीं न कहीं ऑन डॉक्यूमेंट, ऑन पेपर अगर ये चीज़ें आती है, तो हम लोग जैसा महाराष्ट्र में कन्विंस कर पाए और आज अलग-अलग जिलों के लिए इन सभी विषयों में चर्चा हो रही है और अच्छी तरह से इसका उपयोग किसान भाइयों को हो रहा है। तो उसी तरह का उपयोग हर राज्य में अगर होएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी किसान भाई यहाँ जुड़ते हैं, उन किसान भाइयों के माध्यम से उन राज्यों में यह सफलतापूर्वक शुरू हो सकता है। जी ओम। बिल्कुल नीतिगत रूप से बिल्कुल एक बहुत अच्छा एक हो सकता है। और कि ये इस रेफरेंस के साथ ये कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी हो चुका है, तो और जगह के लिए भी सरकार को इस तरह से अपनी योजना बनाने में, निर्माण करने में काफ़ी हद तक के इसमें मदद मिल पाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा वो है विचार। जी। डॉक्टर रोशनलाल सर का हैंड रेज़ था। जी ओम। सभी को धन्यवाद। दुबे साहब का मेरे से पहले हैंड रेज है, एक बार उनकी बात सुन ले तो फिर मैं अपनी बात कहूँ। दुबे साहब, पहले से हैंड रेज है शायद। जी जी, धन्यवाद सर। चौहान सर का पार्टिसिपेटरी रिसर्च वाला जो थिंकिंग है बहुत अच्छा है। मैं एक छोटी सी चीज सिर्फ उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अब ये एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो एक कंपैरेटिव रूप में हो और उसमें जो पैरामीटर्स ये पैरामीटर्स में जो मटेरियल्स लिए जाए, तो 3 लीफी वेजिटेबल्स और जो फली वाली जो 3 सब्जियां और फ्रूट वाले 3 और इफ पॉसिबल 3 अंडरग्राउंड, ऐसे 4 प्रकार के अगर अलग अलग एरिया या एक स्टेट के लिए अपन ले लेते हैं, तो उसमें किस इसमें जो इफेक्टिविटी है, चाहे अंडरग्राउंड में बोलो या लीफी वेजिटेबल में बोलो या फिर ट्वाइनर्स में बोलो या फ्रूट में, काय में ज्यादा मिलती है, काय में अच्छी मिलती है, ये भी डेटा उसी के साथ में आ जाएगा। तो 3-3 का यदि हम चयन करते हैं स्टेट वाइज, तो निश्चित रूप से और उसको कंपेरेटिव करते हैं कि केमिकल वर्सेस हमारे जो अपन यूज करने वाले हैं, तो बहुत ही एक साइंटिफिक डेटा पार्टिसिपेटरी और जो कहीं पर भी अभी तक शायद ऐसा काम हुआ भी होगा तो बहुत रेयर होगा, नहीं हुआ तो अपने तरफ से ये निश्चित दिया जाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय। मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। सर, जो आपने बात आगे बढ़ाई है, मैं आपके साथ हूँ। छिंदवाड़ा में हम यहाँ पे आप जितना भी रेप्लिकेशन कहेंगे 10, 20, 25, 50, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उतना रेप्लिकेट करेंगे और हम जो जिस तरह से जनरेशन की बात होगी हम उसको करेंगे और निश्चित रूप से ये जो बात जाएगी आगे, ये जो डेटा जनरेट होगा ये इनोवेटिव होगा और हम इसको नीति आयोग तक भी ले जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत
क्योंकि गवर्नमेंट जो भारत सरकार का है 1,90,000 करोड़ लास्ट ईयर का है, 1,90,000 करोड़। हम 1 करोड़ 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, वो 1,90,000 करोड़ सिर्फ हमारा फर्टिलाइजर सब्सिडी है लास्ट ईयर की। तो बहुत बड़ा डेटा है, उसमें अगर 1% भी अगर कुछ कम करता है तो वो बहुत बड़ी बात है। और हम 25% की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब मील का पत्थर होगा। और सरकार हम कुछ भी एक बार हमारे पास डेटा जनरेट हो जाए तो हम जो भी सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट वो हमको हाथों हाथ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम इसको थोड़ा सा मजबूती से करें। और दूसरा जो दुबे साहब ने कहा है, अभी से हम थोड़ा सा इलोबरेटिव जाएंगे। क्या है, इनिशियल रिसर्च जो है वो हम सामान्य करें, फिर उसके बाद हम फिर आगे आगे हम उसको बढ़ाते जाएं। क्योंकि एकदम से आप आगे दौड़ लगा देंगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हम उसको करेंगे कि किस तरह की क्रॉप होगी। हमको तो सिर्फ ये बताना है कि हमने फर्टिलाइजर कम कर दिया ये क्रॉप में, सिर्फ हम पहले इस बात पे करेंगे हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कम कर दिया, हमने फर्टिलाइजर इतना कम कर दिया, और ये हमारे यील्ड डेटा है। यील्ड आपकी 2 क्विंटल अगर मान लो 10 क्विंटल आती थी, 2 क्विंटल कम भी आती, 8 क्विंटल भी आती, और आप इसको प्रूव कर रहे हैं विथ डेटा, तो गवर्नमेंट आपको हाथों हाथ लेगी, ये मेरा मानना है स्पष्ट। तो कहीं कोई समस्या नहीं है। हम 5% 10% अगर आपका यील्ड कम हो जाता है और हम बेटर टेक्नोलॉजी को ले जाते हैं तो ये निश्चित रूप से देश के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और जैसा कि अभी जो टैरिफ वार चल रहा है तो इसमें भी ये बहुत बड़ा कारगर हथियार होगा हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब का प्रयास है, चौहान साहब का, ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और ये कई सारी जगह काम हो रहा, पर जो जिस तरह से डेटाबेस काम होना चाहिए उस पर फोकस नहीं है। तो सिर्फ ये एक मुहिम बनकर रह गया। मतलब आज भी अगर हम किसी चीज की बात करें तो किसी चीज का कोई रेशियो नहीं है, फिक्स नहीं है। और वो कहीं ऐसा नहीं कि इतना, तो एक आदमी 1 किलो पत्ती लेता है, दूसरा आदमी 1.5 किलो लेता है। तो हर चीज का जो एक टेक्नोलॉजी फिक्स हो, एक स्टैंडर्डाइज हो, क्योंकि इसी चीज का सबसे ज्यादा विरोध होता है हमारी जो टेक्निकल कम्युनिटी है उसमें। जैसे ही ये हमारा जो हम किसी चीज को लेके जाते हैं और जब हमारे पास डेटा नहीं होता है और वो मतलब एब्रप्ट होता है, तो उसमें लोग ये कहते हैं कि ये तो आपका कुछ सिर पैर ही नहीं है। तो हमें इस तरह से लेके जाना है कि कोई आपको किसी भी तरह से बोले, हमारे पास सारा डेटा हो, हम उसमें कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन लगा के हम स्टेटिस्टिकल उसका एनालिसिस कर पाए, और उसके आधार पे कोई टेस्ट लगा के उसको हम प्रूव कर पाए कि ये हमने प्रूव किया है, इस तरह से प्रूव किया है। तो निश्चित रूप से हम उस जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको भी वो कर पाएंगे। और जो दूसरी लॉबी है हमारी, जो फर्टिलाइजर और केमिकल की जो बड़ी लॉबी है, दुनिया की, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बाजार है, तो उनको भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा अगर हमारे पास डेटाबेस रहा तो। जी ओम डॉक्टर साहब। एक्चुअली मेरा तो यही एक प्रयास चल रहा है कि अलग अलग राज्यों से अगर किसान भाई जो जुड़ते हैं, जैसा डॉक्टर दुबे सर ने जो कहा है वो तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन हर राज्य में अपनी अपनी मुख्य फसलें होती है। उन फसलों में भी अगर इसका हम लोग साइंटिफिक वे से अगर प्रयास करके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उस राज्य में बड़े पैमाने पे किसान भाई इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जैसा हर कोई अपने अपने राज्य की अगर जिम्मेदारी ले सकता है, जैसे यहाँ पे आज वाशिम में दीपक भाई एवं जो 4 किसान भाई है वो लोग पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां पे यह सब विषय हो रहा है तो वो जिम्मेदारी लेके कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो हर राज्य से कम 3 से 4 किसान भाइयों का अगर एक टीम बन जाए तो यह सारी चीजें ऑन पेपर जब आएगी और एक्चुअल जब काम होगा और जब हम लोग किसी अथॉरिटी के सामने यह सब चीजें प्रेजेंट करेंगे
क्योंकि यह चीज सामने इसलिए भी आई है कि जैसा आज के एक महीना पहले आदरणीय नितिन जी गडकरी के साथ में जब यह मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद में ये सारी चीजें सामने आई है कि अगर हमें सच में इन विषयों में आगे बढ़ना है तो पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स ऑन लार्ज स्केल ये होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा साइंटिफिकली कुछ चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होता है वह चीज़ें भी होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने ग्रुप में हम जितने भी लोग जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आज भले ही इसका उपयोग ना दिखे, लेकिन आने वाले समय में 1-2 साल के बाद में कहीं ना कहीं इसका उपयोग ज़रूर होगा। और पार्टिसिपेशन के साथ में जैसा जो भी 4 किसान भाई अलग अलग राज्यों से जुड़ेंगे, तो मान लो हमारे जितने भी राज्य है तो हम लोगों का कम से कम 100 लोगों का एक टीम अच्छा बनेगा। यानी जितने भी राज्य है, हर राज्य से अगर 4 किसान भाइयों का टीम हो जाए तो 100 लोग वैसे ही हो जाएंगे। और अगर 100 लोग भी अपना अपना रिसर्च, यानी वो 4 लोग भी अपना अपना रिसर्च अच्छी तरह से करते हैं, और मान लो हर टीम ने 100 किसान भी हर राज्य से जोड़े, तो हम लोगों के पास में 2,500 से 3,000 किसानों का डेटा आ सकता है। और अगर 2 साल का डेटा, हर साल कम से कम 2 फसलों का डेटा अगर हमारे पास में आता है, तो बड़े पैमाने पे इसका उपयोग हर किसी किसान को अलग अलग राज्य से हो पाएगा। जी हो। बहुत सुंदर सर। निश्चित रूप से जो आपका जो ये भगीरथ प्रयास है तो ये बहुत आगे जाएगा और हमारी जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें एक नया आयाम जोड़ेगा। और क्योंकि पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है वो आने वाले समय की नीड है, और जो केवीके का जो पैटर्न है वो भी इसी तरह से काम करता है। क्योंकि अभी तक इसमें जो नेचुरल फार्मिंग में भी काफी कुछ भारत सरकार कर रही है, लेकिन कहीं जो बेसिक लाइन है वो कहीं क्लियर नहीं है, तो वो उसको क्लियर करने में मदद मिलेगी डेटाबेस से। तो आने वाले समय में ये बहुत मूल्यवान डेटा होगा और देश को एक नई दिशा देगा। आगे किसी का हैंड रेज हो, अपनी बात कहना चाहे, और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि आने वाले 22 तारीख को मैं भुवनेश्वर में रहने वाला हूँ, लेकिन मैं एक दिन के लिए ही हूँ। जैसा मैं 21 को रात्रि वहाँ जैसा शाम को 5:30-6 बजे पहुँचने वाला हूँ, और 22 का मीटिंग करके मैं 23 को वापसी है मेरा। तो अगर भुवनेश्वर के आसपास से अगर कोई किसान भाई अपने इस माध्यम से जुड़ते हैं और मिलना चाहते हैं तो मैं मिल सकता हूँ 22 के रात्रि को या 21 के रात्रि को। होपफुली 22 की अगर रात्रि होवे तो मिल सकते हैं भुवनेश्वर में, ओडिशा भुवनेश्वर। जी मुन्नीलाल जी भाई सब कोई है वहां पे भुवनेश्वर में अपना कोई योगाहारी बंधु? आदरणीय मुन्नीलाल जी, भैया कोई है अपने भुवनेश्वर से? वो रघुवीर सिंह रावत जी हैं, अपने रघुवीर सिंह रावत जी। यानी क्योंकि मैं 22 तारीख को वहां पे हूँ, तो हाँ, मैं उनको नंबर दे दूंगा। डॉक्टर साहब रघुवीर सिंह रावत जी हैं, अपने व्यवहार में रहे हैं और पतंजलि से वैज्ञानिक हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनको दे देंगे। और भी जो उड़ीसा के हमारे जो इससे इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे में, उनको भी हम आपका नंबर दे देंगे सर। उड़ीसा से एक वो आए थे अपने, क्या बोलते हैं, धान की जिन्होंने वैरायटी का कलेक्शन किया है, तो उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, उनका नंबर हो तो उनको भी
लीजिएगा तो डॉक्टर साहब से मिलेंगे। एक धान वाले कोई थे, उनकी वगैरह है, तो वो धान की वैरायटी का उन्होंने कंजर्व कर की थी, आपने उस समय वो अपने ग्रुप में एक बार बताया था जी। यानी 21 के रात्रि को भी मिल सकते हैं अगर 22 पॉसिबल नहीं है तो, लेकिन 22 अगर है तो मैंने कन्वीनियंट रहेगा 22 को शाम में। हाँ दादू, आपका हैंड रेज दो। जी ओम, सदन को नमन। आज के हमारी यो कक्षा भी अच्छी रही और चर्चा भी बहुत अच्छी चल रही है। निश्चित रूप से नर्मदापुरम में जो हमारे यहाँ 3 फसल होती है, अब अक्टूबर से ही गेहूं चने की बोनी और मटर की बोनी शुरू हो जाएगी, तो उसमें ये किया जा सकता है और सब्जी भाजी पर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये अब समय आ रहा है। तो निश्चित मैं स्वयं तो अपने खेत में इसको करूँगा। और अभी मैंने जो है 3 तरह की सेलेरी का उपयोग किया है, एक ट्राइकोडर्मा के, एक बवेरिया की और एक जो है सूडोमोनास की। ये 3 तरह की हमने बना करके डाली है। और राकेश जी ने जो डाली है वो गोमूत्र की और छाछ की, तो उनका भी एक अनुभव है सर, और वो भी शायद उपस्थित होंगे तो वो बताएंगे। और हमारे आदरणीय नारायण जी ने भी, मीना जी ने भी बनाई है और हमारे शरद भैया ने भी बनाई है। इतने लोगों की तो मेरे को जानकारी है, कि पक्की जानकारी है कि इन्होंने सेलेरी बना करके इसका उपयोग किया है। अब मैं आगे और लोगों से पता कर लूंगा, जो लोग अपने साथ गए थे उनसे, कि भाई किसी ने इस पे प्रयोग किया हो तो वो भी अपनी जानकारी दे देंगे। तो ये 4 तो बिल्कुल पक्के हैं और इन्होंने उपयोग किया है। ट्राइकोडर्मा को हम दूसरे ट्राइकोडर्मा वर्टिसिलियम इन सबको हम बढ़ा रहे हैं और ट्राइकोडर्मा तो बना भी रहे हैं, और इसी तरह से ये काम आगे बढ़ रहा है। एक थोड़ी सी शंका थी पिछले दिनों, ये जो आपने 15 तरह के जो बीजों को इकट्ठे करके उनको गलाने की बात कही थी, वो हमने बीज ले आए हैं 15 तरह के, परंतु बीच में एक जानकारी आई कि उनको पिसा करके करना है अलग अलग। तो वो आप स्पष्ट करें कि उनको सीधे ही भिगोना है या आटा बना करके भिगोना है? जी हो। एक्चुअली दोनों तरह से करना चाहिए, लेकिन हम लोग आटा करके अगर शुरू करते हैं, कैसा होता है कि जैसा हम लोग मान लो अगर गेहूं का दाना डायरेक्टली पानी में भिगो के रखते हैं, तो गेहूं के दाने के ऊपर यानी छिलके के ऊपर जो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं वो हमें मिल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग आटा बनाते हैं तो आटे के माध्यम से कुछ अलग सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो हम लोग दोनों तरह से प्रयास करेंगे, लेकिन आज की डेट में हम डायरेक्टली आटा करके भी यह जो सूक्ष्मजीव है वो पाए जाते हैं और इमीडिएटली उसका ट्रायल्स भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने गेहूं का दाना बोली है या अन्य जो अनाज का दाना है, वह एक रिसर्च का पार्ट हो जाता है कि मान लो मैं चावल का दाना भिगोता हूँ तो मुझे कौन सा सूक्ष्मजीव मिलता है, और अगर मैं ज्वार का दाना भिगोता हूँ तो मुझे कुछ अलग सूक्ष्मजीव मिलता है या नहीं। और एक्चुअल यह जो रिसर्च है, यह रिसर्च करने के लिए जैसा यहाँ महाराष्ट्र में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जैसा जो इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूट में जो फैसिलिटी होती है, जो जेनेटिक या डीएनए बेस एनालिसिस के माध्यम से कौन से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है ये बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य राज्यों में भी, जैसे यहाँ हम लोगों ने एनसीएल के साथ में जुड़कर कुछ करने का प्रयास शुरू किया है, तो अलग अलग राज्यों में अपने अपने जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी अगर आप लोग जुड़ पाते हो, जैसा आज मध्य प्रदेश में भोपाल में आइसर नामक एक संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च का जो एक संस्था है, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो वह भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। वहां पर अगर इन विषयों पर कुछ काम चल रहा होगा तो वहां जाकर यह चीजें ढूंढना चाहिए और कितने अलग अलग
वैज्ञानिक इन विषयों पे काम करते हैं तो उनके साथ में भी जुड़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो यह प्रयास भी हम लोग करें कि अपने राज्य से कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इन विषयों में हमें मदद कर पाएंगी और कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जो सच में हमें इसमें अच्छे पैमाने पे मदद कर पाएंगे। अगर हम लोग हर राज्य से एक इंस्टीट्यूट और हर राज्य से अगर 4 किसान, जैसा मैंने कहा है, हम लोग अगर एक साथ में मिलके अगर कुछ कर पाए तो ये साइंटिफिकली प्रूवन सारी चीजें होगी। और मैं आने वाले 1 महीना में उसका एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। होपफुली ऑन पेपर ये सारी चीजें आ जावे और उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। और जैसा हम लोग देखते हैं कि हमें साल या 2 साल में इसमें किस तरह की सफलता मिलती है। और दूसरा, एक्चुअली मैं एक चीज और आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी से यही पूछना चाहता हूँ कि जो छिंदवाड़ा से जो किसान भाई आए थे या और भी अन्य जगह से जैसा बालाघाट से, तो उनकी कैसी प्रतिक्रिया थी प्रशिक्षण के बारे में एवं जो भी काम यहाँ चल रहा है एरंडा में, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया भी लेना चाहता हूँ। थोड़ा समय ज्यादा हो गया लेकिन एक 2-3 मिनट में सर आप आपकी प्रतिक्रिया प्लीज दीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलना ही चाहता था। बहुत सुंदर उनका अनुभव है और इतना मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया है आपको और आपकी टीम को, पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि सर आपने तो हमको ऐसी जगह बेचा, हम बहुत खुश हैं। बोले हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हमको ऐसी जगह जाने को मिलेगा, निश्चित रूप से। और वो लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, वो आपकी जो हर तरह की मतलब जो हॉस्पिटलिटी है, जो वर्कमैनशिप है, वो सब के कायल है। और सारे मेहनती किसान हैं, आपने देखा होगा। तो वो सारे मतलब, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको फोटोग्राफ्स भी भेजने को मैंने बोला था उनको कि ये फोटोग्राफ्स को भेजिए। और आप अपना प्रोग्राम कब बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा बताएंगे तो हम इनको आगे वो करेंगे। नया एक जगह इन्होंने शुरू किया है अभी, तो जब भी कुछ आपका प्रोग्राम बने, जब आपको फ्री हो, तो फिर यहाँ पर कुछ एक कार्यक्रम कर लेंगे हम फार्मर्स का। और उस मतलब 50-100 किसानों को हम उसी गाँव में इकट्ठा करेंगे और वहीं पर हम इन सब चीज़ों की चर्चा कर लेंगे। तो जब भी आपको समय हो, अपना कन्वीनियंट समय अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बताएंगे, तो हम एक छोटा प्रोग्राम 100-150 किसानों का वहाँ पर हम करने की कोशिश। तो एक्चुअली सर मैं फरवरी से अप्रैल के बीच में जैसा 2 महीना अक्रॉस इंडिया का टूर करना चाह रहा हूँ कि मैं महाराष्ट्र से स्टार्ट करके फिर से महाराष्ट्र राउंड ट्रिप करने का एक प्रयास है। तो शुरुआत में मध्य प्रदेश से ही करूँगा, फिर मध्य प्रदेश से आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएगी तो अक्रॉस इंडिया एक राउंड लेने का चल रहा है 2 से 3 महीना में कि मैं निकलूंगा और 2-3 महीना बाहर रह के ही जहाँ जहाँ पर इन सब विषयों में काम हो रहा है, कम से कम उन किसान भाइयों को एक बार मिलकर 2 महीने का एक राउंड ट्रिप का प्लानिंग है। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है, लेकिन होपफुली फरवरी से मई के बीच में, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हम लोगों की फसलें इतने बड़ी पैमाने पर नहीं होती है। तो होपफुली 15 फरवरी के बाद और 15 जून से पहले एक राउंड लेने का चल रहा है। तो देखते हैं किस तरह से इसमें सफलता मिलती है सर। तो होपफुली 15 फरवरी के बाद में छिंदवाड़ा या इटारसी के माध्यम से फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ सर। ये इन लोग रिपोर्ट कर रहे हैं आपको सर? एक्चुअली दीपक जी तक रिपोर्टिंग आती है क्योंकि दीपक जी ने कल परसों ही मुझे कुछ जो ट्राइकोडर्मा बनाया उसकी फोटोग्राफ्स भेजी थी और मुझे ऐसा लगता है ये सारे लोग एरंडा की जो टीम है उनके साथ में रिपोर्टिंग होते रहती है सर। चलिए, बहुत सुंदर सर। मैं उनसे यही कहा था कि पहले सर से बात करो, जो भी आपको ऐसा लगता है तो उनको रिपोर्ट करो, फोन नहीं करना है, आपको ग्रुप में डाल देना है जो वहाँ पे वो है तो एरंडा से। तो निश्चित रूप से ये लोग अच्छा करेंगे। अभी वही प्रयास है कि इसको आगे बढ़ा के इसके जो रिजल्ट आएंगे अभी जब उसको करेंगे। और स्लरी का भी मैं
हूँ स्लरी का क्या काम शुरू किया है, इनसे बात भी कर लेता हूँ स्लरी पे क्या काम कर रहे हैं और यहाँ पे इस पे अपन बढ़िया काम करेंगे, ऐसा मेरा आपको पूर्ण सहयोग का आश्वासन है। पीएम राय सर का हैंडल से सर। राय साहब टाइम ज्यादा हो गया, फिर अगली बार बात करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। समय 1 मिनट बोलेंगे। जी सोम सदन को प्रणाम। मैं सर चौहान सर के यहाँ से सामान भी लाया था और रमेश चंद नेहरा जी से पूछकर बनाता भी हूँ और मैं ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया हूँ और छाछ की और गोमूत्र की स्लरी बना के रखे हुए हूँ और जब धान में पानी देना होता है तो उसके साथ हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अभी तो बरसात हो रही है तो हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मैं भी इसका उपयोग कर रहा हूँ। और एक है झांसी के जो विनोद सचान जी, उनका मैंने जीवामृत ला करके बना के उसका भी उपयोग किया है और संजीवनी खाद वो बताते हैं कि कोई कीड़ा या कोई भी लगता है तो उसकी भी व्यवस्था में बना के रखा हूँ और ये पूरा प्रयोग कर रहा हूँ। जी हो। जी शरद भैया समापन जी करें। जी, आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज हमें संतोष सर जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत आभार, जो भी सदस्य जुड़े सभी का आभार, और कल फिर नए जोश के साथ नए अतिथि के साथ सुबह मुलाकात होगी। जी ओम।